नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और सिंबॉलिक प्रतीक की राजनीति संडे को बजट पेश करेंगे। वो कहते हैं ना कि सोमवार से शुक्रवार तक काम नहीं करेंगे, संडे को काम करेंगे। हर ऑफिस में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हुआ करता है शिव जी, जो 8 घंटे की ड्यूटी में ड्यूटी नहीं करेगा, उसके बाद 1-2 घंटे ज्यादा रुक जाएगा बॉस को दिखाने के लिए कि देखो कि मैं कितनी मेहनत करता हूं। तो वही हालत है। लेकिन आज जो बजट पेश किया गया, इस बजट का जो पैमाना होता है शेयर बाजार, उसमें हाहाकार मच गया। सोने चांदी की कीमत में हाहाकार मच गया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बजट में कौन कौन सी झूठ को बोला है, कौन कौन से झूठ को लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है, इन तथ्यों के साथ हम हाजिर हुए हैं। और शिव जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शुरुआत में बताइए, आप सीधे खबर पे आएंगे कि कहां कहां कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद हम दर्शकों को बताएंगे कि आखिर इसका मतलब और मायने क्या निकलता है। मैं आज अपने सभी दर्शकों से कहूंगा, इस खबर को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। बजट का मसला है, आपको गुमराह किया जाएगा और ये बजट 2100 तक का बता दिया जाएगा। सपोज करिए हम ऐसे जो 50 वर्ष के आसपास के लोग हैं, क्या वो 2100 तक जिएंगे? 2090 तक जिएंगे? हमें तो आज कैसे हमारे बच्चे की परवरिश होगी, कैसे बच्चे की एजुकेशन होगी, कैसे बच्चे की शादी होगी, हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत है। कैसे हमारा जीवन बचेगा, कैसे हमारा जीवन चलेगा, इस पर बातचीत करने की जरूरत है। शुरुआत करता हूं। संतोष जी ने कहा बहुत भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है, मुद्दे पर आ जाता हूं। खबर है आपके सामने, 1 फरवरी 2026, 14:52 यानी 2:52 की घड़ी से अब 4:30 बज रहे हैं जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 5 बजे के आसपास ये प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। जोड़ लीजिए, क्रिप्टो में बिंदी गिन लीजिए। शेयर बाजार में 6 लाख डूब गए, क्रिप्टो में 18 लाख करोड़ डूब गए। शेयर बाजार में 6 लाख करोड़ डूब गए। बजट वाले दिन सोना चांदी भी औंधे मुंह गिरे। संडे को शेयर मार्केट को लेकर सोना चांदी और क्रिप्टो तक में गिरावट रही। शेयर और क्रिप्टो में निवेशकों की बड़ी रकम डूब गई और सोना चांदी की क़ीमतों में तो भयानक गिरावट आई, भारी गिरावट आई। परसों कल का दिन छोड़ के अगर एक दिन बाद जाएं तो 4,62,000 रुपया पे चांदी ट्रेंड कर रही थी। 4,32,000। आज चांदी 2,60,000 कर रही है। सोना 1,90,000 ट्रेंड तक गया एमसीएक्स पर। आज सोना 1,50 आ गया। इस भारी उठापटक में क्या हो रहा है? संडे को सोना चांदी में भारी गिरावट। सुबह करीब 10 बजे एमसीएक्स पर गोल्ड फरवरी फ्यूचर्स में इंट्राडे का मतलब होता है डेली का आधार पर 7.12% की गिरावट। और यह 1,39,000, अब ताजी खबर आ रही है, 1,39,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये सोना वापसी 1 लाख तक ना आ जाए। सिल्वर मार्च फ्यूचर्स में 9% की गिरावट दर्ज की गई और यह 2,65,000 रुपया पे प्रति किलोग्राम पर आ गई। हालांकि कुछ देर बाद दोनों की कीमत में कुछ सुधार भी आया है। शेयर मार्केट में 6 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गए। रविवार के दिन शेयर मार्केट बंद रहता था। एक सरकार को चुल्ल उठी कि रविवार को हम बजट प्रस्तुत करेंगे, सारे मार्केट खुलवा दिए और सारे मार्केट धराशायी करा दिए। एक निर्मला सीतारमण के बयान ने पूरे मार्केट को क्रैश कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी को बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में अचानक बिकवाली शुरू हो गई। भैया लगेगा तो पहले ही बेचवाच के निकल लें। इस गिरावट का असर बाजार की कुल वैल्यू पर भी पड़ा। बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों की मार्केट कैप 6 लाख रुपया घट गई, 453.87 लाख करोड़ रुपया रह गई।
अगर बीते हम जनवरी से लेके चलें तो अब तक 35 लाख करोड़ रुपया भारत का डूब गया। इस डूबने के दौरान सरकार को बड़े मुनाफाखोरी होती है, सेल परचेजिंग बढ़ जाती है, हेजिंग बढ़ जाती है, और इस दौरान जो ट्रेडिंग के बीच का टैक्स बनता है वो सरकार को खटाखट जाता है और कंज्यूमर की जेब फटाफट 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 कटती है। इस पर लोग सोचते नहीं ना, विचार करते। इतना ही नहीं हुआ, बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन में बड़ी गिरावट आई है। कल बीएसई मार्केट कैप 460 लाख करोड़ रुपया था, जो आज 8 लाख करोड़ रुपया घटने के बाद 452 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। अब भैया सब जगह नुकसान ही नुकसान की खबरें हैं संतोष जी। मैंने ये तथ्य और प्रूफ आपके सामने रख दिए ताकि कोई दर्शक ये न कहे कि हम हवाबाजी कर रहे हैं, हम सरकार को बदनाम करने की मुहिम चला रहे हैं। हम वो मुहिम नहीं चला रहे हैं। यह ऐतिहासिक बजट है, लोगों को इतना लाभ हो गया, किसानों को बड़ा लाभ हो गया। जो पहले यूपीए की सरकार में 50 किलो की यूरिया की बोरी मिलती थी, वो इस सरकार में बीच वाले बजट में 45 किलो की हुई, इस बार 40 किलो की हो गई। यह ऐतिहासिक बजट है, मतलब बोरी 10 किलो कम कर दी गई। अब हम उस 10 किलो को भी कम बताकर ऐतिहासिक बताएं, हम क्षमा चाहेंगे अपने सभी दर्शकों से। हम इतना झूठ नहीं बोल सकते। हमें पैसे भी चाहिए, हमें पैसे भी नहीं चाहिए, हमें फीस भी नहीं चाहिए, हमें हमें ऐड भी नहीं चाहिए, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। शिव जी, ये सिर्फ बोरी का सवाल नहीं है। दर्शकों से कहूंगा कि जो भी सामान वो खरीदने जाते हो, जो भी सामान, घरेलू सामान, वो जरा तुलना कर ले या दुकानदार से पूछ ले कि भैया 2 साल पहले ये पूरे वजन में आता था, उसमें कभी कहीं 10 ग्राम की कमी है, कहीं 200 ग्राम की कमी है, लेकिन सब में कमी हो गई है। ताकि पब्लिक पढ़ती भी नहीं है उतना ध्यान से। कौन पढ़ता है कि पहले भैया इसमें 900 ग्राम आता था, अब 800 ग्राम आ रहा है? उतना कोई पढ़ता भी नहीं है। अगर ध्यान देंगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि क्या गड़बड़ थी। शुरुआत में शेयर बाजार से ही करता हूं। शेयर बाजार में जैसे जैसे ये कुल मिलाकर 11 बजे निर्मला सीतारमन ने भाषण पढ़ना शुरू किया, 12:25 तक भाषण पढ़ती रही। लगभग 85 मिनट का भाषण था। नुकसान देखिए कैसे बढ़ता रहा। आपने दो खबर दिखाई, 6 लाख करोड़ और 8 लाख करोड़। नुकसान पहले 4 लाख करोड़ तक, फिर और गिरा 6 लाख करोड़ तक, फिर और गिरा 8 लाख करोड़ तक, और फिर और गिर गया। वो 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान है। और कैसे है ये मैं दर्शकों को बता देता हूं, क्योंकि निफ्टी, दर्शक ध्यान से सुने, जो फाइनल आंकड़ा आया है निफ्टी, इसलिए हमने कहा कि हम जरा शेयर बाजार के बाद में इसमें शो करेंगे ताकि एक्यूरेट बात हम बता सके। निफ्टी 1.96 यानी लगभग 2% की भारी गिरावट के साथ 24,825.45 पर बंद हुआ। इसमें गिरावट कितनी हुई? 495.20 अंकों की। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, ये भी 1.88 यानी ये भी लगभग 2% की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ 80,722.94 पर, और इसमें भी 1546.84 अंकों की भारी गिरावट दर्ज हुई। अच्छा शिव जी, हमारे यहाँ एक संस्था है सेबी करके, अभी वो बुलाना चाहते थे, कांग्रेस जो पीएससी वाली बुलाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के सांसदों ने हंगामा कर दिया। सेबी की संस्था का काम पता है क्या? कि कोई भी अगर शेयर बाजार के बारे में गलत राय फैलाता है, शेयर मार्केट के दाम को ऊपर करता है, गलत तरीके से नीचे करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कई बिजनेस चैनल के एंकरों के खिलाफ भी कार्रवाई की है सेबी ने। जरा मैं बता देता हूं इस बात को। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पे कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की है। ये जो पैसे डूबे हैं, इसके लिए सीधे तौर पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, लेकिन प्रधानमंत्री झूठी बात कहने के लिए भी जिम्मेदार है। अडानी ग्रुप के चैनल पर, एनडीटीवी पर इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था चुनाव के समय कि शेयर बाजार कितने ऊंचे पे जाएगा। लोगों ने उन पर भरोसा किया, पैसा लगाया, आज सब घाटे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था शेयर बाजार कितनी ऊंचाई पे जाएगा, लोगों ने उन पर भरोसा किया, पैसा लगाया, आज सब घाटे में है। कायदे से अगर नियमों के हिसाब से कार्रवाई होती तो सेबी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर एक तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। अब मोदी साहब का शेयर नहीं, लेकिन अमित शाह ने बहुत सारा पैसा शेयर बाजार में लगा रखा है, उनपे तो शेयर बाजार में ट्रेडिंग पे बैन लगा देना चाहिए। लेकिन सेबी की हिम्मत कहां है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई करने की। अच्छा, एक बात मैं दर्शकों से पूछता हूं, कमेंट करके बताइए भैया, हमारे देश में अभी तक रूस की तरह तो नहीं हुआ है कि एक ही आदमी राष्ट्रपति बना रहेगा? हमारे देश में अभी तक चीन की तरह भी संविधान संशोधन नहीं हुआ है कि जिनपिंग साहब तामूर राष्ट्रपति बने रहेंगे। जहां तक मुझे पता है हमारे देश में चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, शायद 5 वर्ष के लिए होता है शिव जी, जी 5 वर्ष के लिए होता है। 24 में चुनाव हुआ,
29 तक प्रधानमंत्री हैं, 29 में फिर चुनाव में जाना है बीजेपी को, प्रधानमंत्री रहे या ना रहे, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो 29 में फिर चुनाव में जाना पड़ेगा। लेकिन इनको 29 में जाके हिसाब किताब ना देना पड़े, तो इसलिए हमें बताते हैं 2047 का बजट है, विकसित भारत बनाने का बजट है 2047 का। अरे भैया, आप 2047 तक नहीं चुने गए, पहले ये तो बता दो कि 5 साल में क्या करो। 5 साल का कोई वादा है आपके पास? अच्छा, यही बता देते कि 14 में जो वादा किया उसकी क्या हालत थी, 19 में जो वादा किया उसकी क्या हालत थी, और 24 में क्या वादा किया वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये 2047 का सपना दिखाते रहते हैं। अब जरा मैं सीधे सीधे तथ्यों पर आ जाता हूं। इस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह बजट, सिर्फ हम तथ्यों पे बात करेंगे। प्रधानमंत्री का ऑफिशियल बयान पीआईबी की साइट पर रिलीज हुआ है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। ये कैसी वैश्विक भूमिका है कि जब इनकी वित्त मंत्री बजट पेश कर रही थी तो उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हवाई जहाज में कह रहे थे कि भारत को मैंने बोल दिया है, अब वो ईरान से नहीं वेनेजुएला से तेल खरीदे। यानी हम किससे तेल खरीदेंगे ये हम तय नहीं कर रहे हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति तय कर रहा है। ये हमारी वैश्विक भूमिका है। अब नीचे आ जाते हैं। इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार देने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। सारे आंकड़े बताते हैं कि आपने मेक इन इंडिया को कैसे तहस नहस कर, चाइना से सामान आता है, आप उस पर मेक इन इंडिया की मोहर लगा दें। फिर इन्होंने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए गए। दर्शकों से कहूंगा कि एक भी तथ्य पे अगर गलत हूं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। इन्होंने कहा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। भाई साहब, मालगाड़ी को तवज्जो देने के नाम पे तो आपने यात्री गाड़ियों की समझ लीजिए कि ऐसी तैसी करके रख, कोई भी गाड़ी समय पे नहीं पहुंच पा रही है। दूसरा कह रहे देश भर में वाटरवेज का विस्तार, न गंगा साफ हो रही है न यमुना साफ हो रही है, कौन सा वाटरवेज बनाएंगे आप? और जो एक क्रूज आप चला रहे हैं वाराणसी में गंगा पे, आप वाराणसी में जाइए, बाबा की नगरी में किसी भी आदमी से पूछ लीजिए कि वो क्रूज कितना ज्यादा वाराणसी की संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा छोड़ दिए, मैं कहता हूं कि किसी से मत पूछिए, संकट मोचन मंदिर के महंत से पूछ लीजिए। वो जाकर महीनों तक अनशन पर बैठे हैं गंगा की सफाई के लिए, वो आपको इनका डबल स्टैंडर्ड बता देंगे। आगे कह रहे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, यहां तो आप हमसफर के नाम पे लूट रहे हैं, वंदे भारत के नाम पर लूट रहे हैं, स्पेशल ट्रेन सरचार्ज के नाम पर लूट रहे हैं, और जो वाकई सही में ट्रेनें समय पर चलनी चाहिए, साफ सुथरी चलनी चाहिए, आप चले जाइए सोशल मीडिया पर, आपको भरमार आ जाएगी कि किस तरह से लूटमार बची हुई है। आगे वो कह रहे हैं कि हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा अभियान सफल रहा है। महिलाओं की हालत इस देश में कितनी खराब हुई है पिछले कुछ सालों में कानून व्यवस्था के मामले। पटना में क्या हुआ, एक लड़की की जान चली गई, पटना की पुलिस मामला सॉल्व नहीं कर पाई, वो मामला सीबीआई को देना पड़ा। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज तक समझ में नहीं आ रहा कि कब कहां किसने क्या किया, ये तमाम चीजें कहीं पता नहीं लग पा रही है। तो ये प्रधानमंत्री के शब्दों में जिस तरह से उन्होंने बजट की तारीफ की है उसकी कलई खोलकर हमने रख दी है। और मैं तमाम लोगों से कहूंगा, खासतौर से भक्तों से, कि भैया इसमें से हमारी एक भी बात गलत हो तो बता देना, क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान पीआईबी की साइट पर है और उनके बयान की असलियत जो बाकी गोदी मीडिया नहीं दिखाता वो हमने आपके सामने रख दिया। तो जी, सब सच्चाई सामने आ गई आज के बजट की। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, ना तो टैक्सेशन में कोई रिलीफ मिला, ना कोई बड़ी उपलब्धि है। अब सबकी शादियां आएंगी तो जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर था वो आज 50 रुपया और महंगा हो गया। 1 जनवरी को 111 रुपया महंगा हुआ था, आज 50 रुपया महंगा हो गया। खाद की बोरी हमने किसानों को तोहफा बता दिया। आम नागरिक को बजट में टैक्स में कोई लाभ नहीं मिला। सोना चांदी लगातार गिर रहा है, गिरना भी चाहिए। बेतहाशा वृद्धि हो गई थी, गरीब की तो पहुंच से दूर चला गया है। एक बार अगर 1 लाख, दरअसल संतोष जी एक पुराना गुणा गणित बताएं जो अब तक का अनुभव रहा, कि जिस भाव सोना 10 ग्राम में बिकता है, मान लीजिए 1 लाख रुपया का 10 ग्राम, तो उसी के आसपास 2-4-5 हजार रुपया ऊपर नीचे, पहले तो 70,000 60,000 बिकता था तो बहुत ऊपर नीचे नहीं, लेकिन जब से 1 लाख के पास आया है तो उसी रेशियो में 1,05,000 रुपया चांदी होती है या 95,000 होती है, मतलब उसी रेशियो में रहती है। 10 ग्राम सोने के भाव उधर 1 किलो का भाव। लेकिन
अभी जो बेतहासा वृद्धि हुई वहां समझ में आ रहा था कि सोना 1.5 लाख और चांदी 4.5 लाख क्यों। ये वापसी करेगी। ये मार्केट की एक पकड़ होती है कि क्या क्या रेट कैसे वेरिएबल होंगे। अभी भी इसमें अंतर है, या तो सोना 2.5 लाख जाएगा या फिर चांदी फिर 1,20,000 आएगी। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। आपको याद होगा कि डीजल पेट्रोल पहले डेढ़ दामों में रहती थी। अगर डीजल 60 था तो पेट्रोल 90 बिकती थी। धीरे धीरे वो दायरा खत्म हो गया है। और निर्मला सीतारमण ने ये उपलब्धि बताई कि पूरी साल डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। भैया कितना बढ़ाओगे? 100 से ऊपर जब प्रति बैरल कच्चा तेल हो गया तब हमारे डीजल और पेट्रोल के दाम 90 रुपया चले गए थे। और अब क्या भाव बिक रहा है? 63 रुपया भी आ गया, यानी आधे दाम में आ गया। क्या डीजल पेट्रोल भारत में सस्ता बिका? रूस से सस्ता खरीदा गया, क्या भारतीयों को लाभ मिला? अभी बांग्लादेश को 50 रुपया लीटर में बेचा गया। तो भारतीयों से नफरत क्यों? क्या देश का टैक्स और विदेशों को लाभ? बिजली सस्ती बांग्लादेश को तो दे सकते हैं अडानी, इस देश को नहीं दे सकते। बिजली सस्ती पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार और उन सब राष्ट्रों को चली जाएगी। और बनेगी कहां? झारखंड में बनेगी, बनेगी जम्मू कश्मीर में, बनेगी बंगाल में। तो ये हो क्या रहा है? और प्रधानमंत्री जी ने तो आप बता रहे थे कि 2049 का ये बजट बता दिया है, 2047 का, 2047 का। तो 2047 के बजट का इस वर्ष प्रस्तुत करके क्या फायदा है? मैं ये आप थोड़ा सा मेरे ज्ञान चक्षु खोल दीजिए। नहीं, और एक बात और, चूंकि 2047 तो इसलिए कहते हैं कि वो पूछे ना उनसे, क्योंकि उनको भी पता है कि 2047 तक उनको प्रधानमंत्री रहना नहीं है। लेकिन एक बात और है, मैं दर्शकों से कहूंगा, कहीं भी आप जाते हो, आप कहीं भी घूमने जाते हो, आप इस बात पे गौर करना, अगर ट्रेन से जाते हो तो इस बात पे गौर करना कि कई रेलवे स्टेशनों पे आपको ओवरब्रिज या अंडरब्रिज बनते हुए दिखेंगे। आप बताइएगा क्या उसकी जरूरत है? कई जगह आपको ऐसी सड़कें बनती हुई दिखेंगी, आपको लगेगा यार इसकी जरूरत है। अब लोग हमें विकास विरोधी भी कह सकते हैं, लेकिन जरा मैं आपको बता देता हूं इस बजट में क्या किया है उन्होंने। उन्होंने किया है कि बड़े ध्यान से मैं दर्शकों से कहूंगा सुने, कि 7 उच्च गति हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ध्यान से, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। अब इसमें एक दिल्ली से वाराणसी है। दिल्ली से वाराणसी जो वंदे भारत की ट्रेन जाती है, मुझे लगता है 6-7 घंटे में पहुंचा देती है। बाकी ट्रेन जो पुरानी ट्रेन है, कई सारी ऐसी पुरानी ट्रेन थी कि आप आराम से बैठिए और बिल्कुल सही समय पर पहुंचा दिया करती थी। इससे ज्यादा हाई स्पीड ट्रेन अगर आप कम बजट में ला सको तो ठीक है, कम बजट में तो आप लाओगे नहीं, ये बात तो बिल्कुल तय है। इस कॉरिडोर पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की जरूरत क्यों? और है तो ये भी इनको बता देना चाहिए था कि इसका ठेका किसको दिया जाए और इसका सब ठेका किसको दिया जाएगा, क्योंकि मेन ठेका किसी और को देते हैं, फिर वो सब ठेका किसी और को देता है कमीशन लेके, और वही सारा खेल हो जाता है। अब दूसरा सुनिए, मुंबई पुणे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। मुंबई और पुणे में कितनी दूरी है जिसके लिए आपको हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की जरूरत पड़ रही है? ये जो तमाम चीजें हैं ना शिव जी, ये तमाम चीजें बताती है कि आपका फोकस, इस सरकार का फोकस हर उस प्रोजेक्ट पर है जिसमें कमीशन मिलता हो। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, जिसमें कमीशन मिलता है। अभी सोशल मीडिया पे एक भक्त कूद गए थे, मैंने कहा सरकारी इलाज मिलना चाहिए, तो कह रहे आयुष्मान भारत है तो सही। आयुष्मान भारत से लोगों को फायदा हो रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों को फायदा हो रहा है? जहां छोटी बीमारी के लिए लोग भर्ती होते हैं, पता लगता है कि आयुष्मान भारत है, जो 50,000 में इलाज होना चाहिए था वो 3 लाख का बिल बन जाता है, और वो 3 लाख रुपए सरकार जो है वो उन प्राइवेट अस्पतालों को देती है। तो मैं दर्शकों से कहूंगा भैया सोच समझ लेना, ये आयुष्मान भारत जो है वो प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए है। जितना पैसा उस आयुष्मान भारत के नाम पर आप खर्च कर रहे हैं, हर राज्य में आप एक एम्स जैसा अस्पताल बना सकते थे और हर जिले में एक बड़ा अस्पताल बना सकते थे। राज्य की बात तो छोड़ दीजिए, जिले की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ दिल्ली में जो एम्स अस्पताल है 3-3 साल बाद ऑपरेशन की डेट मिलती है। यहाँ जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, कितने सालों बाद ऑपरेशन की डेट मिलती है। देश की राजधानी दिल्ली में तो अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे। आयुष्मान भारत के नाम पर करप्शन का एक बड़ा खेल खेला जा रहा है प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब प्राइवेट अस्पतालों के मुंह में खून लग गया, तो अब उन्होंने नॉर्मल इंश्योरेंस को भी लूटने का धंधा बना लिया है कि नहीं भैया कैशलेस नहीं करेंगे, पहले पैसा जमा कराओ, उसके बाद अपने इंश्योरेंस कंपनी से भुगतते रहो, लेना देना जो करना है। ये गड़बड़ी होती है जब आप पूरी की पूरी व्यवस्था को आप खत्म कर देते हो, तब ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती
खेलो इंडिया कार्यक्रम का बजट रखा। अभी एक विदेश के खिलाड़ी आई थी, उन्होंने पूरा पूरा पोल पट्टी खोल दी कि किस तरह की व्यवस्था पिछले साल भी खराब थी, किस तरह की व्यवस्था जो है वो इस साल भी खराब है। डिफेंस को लेकर बजट एलोकेशन किया, डिफेंस के सारे शेयर गिर गए। उनको आप पे भरोसा ही नहीं है, आप पे वो भरोसा करना ही नहीं चाह रहे। तमाम चीजें जो आपने इस बजट में की है वो आपकी ही पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं और ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इस देश के, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो सोने चांदी का मार्केट हो, चाहे आम आदमी की बात हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, उनको आप पर, आपके बजट पर, आपके वादों पर भरोसा नहीं है। और इन्होंने कर्तव्य की बात कही है, जरा मैं कर्तव्य की बात पे भी, क्योंकि कर्तव्य पथ पे चले गए हैं, नाम बदलने में बड़ा मजा आता है इनको, तो इन्होंने 3 कर्तव्य की बात कही। जरा मैं उन 3 कर्तव्यों को भी जरा कर देता हूं, क्योंकि सारा, अब देखिए उसमें एक बड़ी गजब है, लोगों को पता नहीं है शिव जी। पहले जो प्रधानमंत्री कार्यालय था, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, दूसरी तरफ आ जाइए वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, फिर नीचे आ जाइए तो रेल भवन था, फिर शास्त्री भवन में जिसमें बहुत सारे मंत्रालय थे, कृषि भवन में बहुत सारे मंत्रालय थे, उद्योग भवन में बहुत सारे मंत्रालय थे, निर्माण भवन में बहुत सारे मंत्रालय थे। अब इन मंत्रालय को एक कर्तव्य पथ में ला दिया है। और एक व्यवहारिक समस्या बताओ मैं क्या हो रहा है, जिससे सांसद और मंत्री जूझने लग गए, लेकिन बेचारे बोले कैसे, बोलेंगे तो साहब नाराज हो जाएंगे। पहले क्या था, ये तमाम मंत्रालय खुले थे, जैसे आप इंडिया गेट की तरफ से आप आगे बढ़ोगे, राजपथ, कर्तव्य पथ नाम डाल दिया है, जब वो आगे बढ़ोगे तो एक विजय चौक एक जगह आती है जहां पर मीडिया के लाइव और ये सब ओबी मशीनें लगी रहती थी। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो फिर आप ऊपर चले जाते हो, बिल्कुल सामने जाओगे तो राष्ट्रपति भवन था, और इस तरफ आपका प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, दूसरी तरफ आपका वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। वो सब ओपन एरिया था, आगे से भी ओपन एरिया, पीछे से भी ओपन एरिया। अब आपने उसको कवर्ड कर दिया। उसका नुकसान पता है क्या हो रहा है, कि उन इलाकों में जो बंदर रहते थे अब वो कवर्ड एरिया में नहीं जा सकते, तो वो बंदर जो है वो पूरे के पूरे लुटियन जोन में अब सांसदों के घर के बाहर नजर आते हैं, मंत्रियों के घर के बाहर नजर आते हैं। और ये समस्या धीरे धीरे विकराल होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये बताता है कि कितने विजनलेस आदमी है, विजन नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन फिर भी कर्तव्य की बात, उत्पादकता पहला कर्तव्य बोला निर्मला सीतारमण ने, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए तथा उथल पुथल भरी वैश्विक स्थिति के प्रति सहनीयता का निर्माण करके आर्थिक वृद्धि को तेज करना तथा इसे बनाए रखना। अब उत्पादन आप बढ़ा कहां रहे, बता दीजिए कि कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्पादन घटा है, नए उद्योग धंधे लग नहीं रहे, नए रोजगार के अवसर पैदा हो नहीं रहे। और विश्व स्तर की बात करते हैं आप, रूस से सस्ता तेल खरीदना छोड़कर आप अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के दबाव में आके उससे महंगा तेल खरीद रहे, कहां से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे आप। दूसरा कर्तव्य, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनके क्षमता का निर्माण करना, भारत की समृद्धि के मार्ग में उन्हें मजबूत भागीदार बनाना। लोगों की आकांक्षाएं तो रोजगार है ना, लोगों की आकांक्षाएं तो स्वास्थ्य है ना, लोगों की आकांक्षाएं तो शिक्षा है ना, लेकिन ये सारी मांगे आप ना माने तो आपने उनको जातियों में लड़ा दिया। तीसरा कर्तव्य बोला, ये निर्मला सीतारमण बोल रही है, उसका मैं विश्लेषण कर रहा हूं, इसको आप कह सकते हैं चीड़-फाड़। तीसरा कर्तव्य निर्मला सीतारमण ने संसद में बोला, लोकसभा में खड़े होकर, सबका साथ सबका विकास। और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र के पास संसाधनों, सुविधाओं तथा सार्थक भागीदारी के लिए अवसरों तक पहुंच की सुविधा हो। ये तो मैं दर्शकों से बता दूंगा भैया कि प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समुदाय, मतलब सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग, प्रत्येक क्षेत्र, क्या ये संसाधन पहुंच रहे हैं। बिहार में चुनाव खत्म हो गया तो इस बार बिहार की याद नहीं आई इनको, नहीं आई इनको बिहार की याद। तो जरा ये जो 3 कर्तव्य जो निर्मला सीतारमण जी ने बताए हैं, हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि भैया कमेंट करके बता देना कि इन तीनों कर्तव्यों पर आपका कितना ज्यादा भरोसा है। अब देखते हैं किसका किस पे भरोसा है। मैं तो दर्शकों से ही कमेंट में पूछना चाहता हूं कि इस बजट से आपको कितनी राहत मिली है और क्या ये बजट आपके लिए लाभान्वित है, हमें जरूर बताएं। क्योंकि आपको लाभ मिलेगा तो हमें तो वैसे ही मिल जाएगा, हमें मिले न मिले आपको लाभ मिलना चाहिए। तो हमें जरूर बताएं कि इस बजट से आपके जीवन में क्या क्या बदलेगा, और हमें उम्मीद रहेगी कि आप अपनी ईमानदारी से, निष्पक्षता से साथ हमें कमेंट बताएंगे। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और एक बार दर्शकों से कहूंगा, कमेंट हम पे भी करिए, निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री को टैग करके सोशल मीडिया पर भी करिए। अभी तो इन्होंने बजट का प्रस्ताव पेश किया है, आप इसको आंदोलन की तरह बना दीजिए कि भैया जो सस्ता तेल तुम रूस से खरीद रहे थे, रूस से ही खरीदते रहो। भले ही एप्स्टीन फाइल हो डोनाल्ड ट्रंप के पास, लेकिन इतना डरने की जरूरत भी नहीं है कि महंगा तेल खरीदो। और जो सस्ता तेल खरीद रहे हो तो थोड़ा बहुत सस्ता हमें भी कर दो। और बजट का मान मर्यादा तो रखो,
कि बजट से पहले ही आप दाम बढ़ा देते हो और फिर बजट में सब ठन गोपाल हो जाता है। थोड़ी बहुत तो लाज शर्म लिहाज रख लो। ये उनके सोशल मीडिया पे भी जाके कमेंट करो, हमारे पे भी कमेंट करके बताओ। नमस्कार। नमस्कार।